चलिए आज हम लोग लूसेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लिनी। अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कब लिखा गया। तो ये लिखा गया था 2वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि फाहियान कौन था। तो फाहियान जो है चीनी यात्री था। तो इसका सही आंसर आप लोग देख रहे हैं। फाहियान किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि फाहियान ने किसका वर्णन किया है। तो फाहियान ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है अपने पुस्तक में। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा। तो यह 14 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-सांग कौन था। तो यह एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है कि ह्वेन-सांग चीन से भारतवर्ष के लिए कब प्रस्थान किया। तो इसका सही आंसर है 629 ईसा पूर्व में ईस्वी में। ह्वेन-सांग भारत में कितने वर्षों तक रहा। तो यह 15 वर्षों तक रहा था यहाँ पर। इस तरह का प्रश्न आप लोगों को प्रतिदिन मिलेगा। आप लोग पूरा लूसेंट हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ह्वेन-सांग चीन कब लौट गया। तो 645 में जो है ईस्वी में यह चीन लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो ह्वेन-सांग आया था। ठीक है, तो ह्वेन-सांग से बहुत सारा प्रश्न हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि सीयूकी की किनकी रचना है, यानी सीयूकी किनकी रचना है। तो ये भी ह्वेन-सांग की रचना है। सीयूकी में कितने देश का विवरण मिलता है। तो 138 देश का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किसने किया है। यानी कहने का सेंस है कि हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किसने किया है। तो ह्वेन-सांग ने किया था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो ये थे आचार्य शीलभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि ईत्सिंग भारत कब आया था। तो यह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईत्सिंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। तो इन्होंने जो है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबर्नी कौन था। तो यह एक अरबी यात्री था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबर्नी। क्वेश्चन नंबर 22 है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना किसने की। इसका अर्थ होता है भारत की खोज। तो इसकी रचना जो है अलबरूनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इब्न बतूता की रचना कौन सी है। तो इनकी रचना है रहला, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत कब आया था। तो यह जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता द्वारा लिखित रहला पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है। तो यह अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया है कि तारानाथ कौन थे। तो तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो भारत कब आया था। तो 13वीं शताब्दी के अंत में मार्को पोलो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो एरन अभिलेख, जो कि है शासक भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया। तो अभिलेखों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो आहत सिक्के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि साहित्य में आहत सिक्के को क्या कहा गया है। तो साहित्य में आहत सिक्के को कथार्पण कहा गया है।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? तो यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समुद्रगुप्त किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर होगा वीणा। चूंकि सिक्कों में इस चीज़ का वर्णन करते हैं समुद्रगुप्त, तो इसीलिए वहाँ पर ये शो किया गया है, इसलिए ऐसा माना गया है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है कलिंग राजा खारवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा गौतमी बलश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 की ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से। ये लूसेंट से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा लूसेंट का जो है मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि है मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह है बंगाल शासक विजयसेन से। क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो नागर शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो द्राविड़ शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि नागर शैली और द्राविड़ शैली के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो वेसर शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उसे क्या कहा गया? तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को इतिहास कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आधार था शिकार करना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 62 है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 64 है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 66 है मनुष्य द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन था? तो गेहूं एवं जौ। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। क्वेश्चन नंबर 68 है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कोल्डिवा का संबंध किससे है? तो कोल्डिवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। क्वेश्चन नंबर 70 है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो पल्लावरम नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज कब की? तो 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो उसका नाम है इनाम गांव। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? तो आंसर हो जाएगा इसका जीवाश्म का। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है?
तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? तो भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले ने। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार का है? तो यह त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज कब की? तो इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो आदि ऐतिहासिक युग अथवा कांस्य युग के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की? तो सर जॉन मार्शल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा कब की थी? 1924 में की थी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 90 है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी कहाँ अवस्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में यह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सूरजभान ने। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राखीगढ़ी की खोज कब की गई थी? तो 1963 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो कौन था? तो लोथल एवं सुतकोतदा, ये दो प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 97 है जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 99 है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 100 है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। इस तरह से मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग करेंगे और आपको करवाएंगे भी। और इस तरह से पूरा लूसेंट बुक हम कंप्लीट करके आप लोगों के सामने में रख देंगे। और यदि आप इसको पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।